हेलो एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन से टाइप के क्वेश्चन लगते हैं पेपर 2 में, तो आई थिंक बुक्स एंड ऑथर, बिकॉज वो याद करना मुश्किल होता है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे यही बोलोगे कि मैम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे कि जिसमें स्टेटमेंट पूछी हो, स्टेटमेंट लिखी हो और बोला हो कि भाई किसकी स्टेटमेंट है, या फिर आपको थिंकर दे दे और बोल दे कि ये इनकी थिंक मतलब इनकी स्टेटमेंट्स बताओ, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दे और बोल दे कि ये पर्टिकुलर थिंकर ने ये जो स्टेटमेंट पूछी है वो क्यों पूछी है, लाइक इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या इसके पीछे की थ्योरी है, क्या इसके पीछे का कंसेप्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी होते हैं बिकॉज इसमें दो चीजें चाहिए होती है। पहला, आपकी कंसेप्चुअल, आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसलिए मुश्किल होता है बिकॉज इतने सारे थिंकर्स हैं, हर थिंकर्स ने इतनी सारी चीजें बोली है, बिकॉज पर्टिकुलर थिंकर ने बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में बात की है, बहुत सारे आइडियोलॉजीज के बारे में बात की है। तो हर एक ने अपने अपने लेवल पे उस पर्टिकुलर कंसेप्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर लिबर्टी है तो लिबर्टी में कम से कम आपको 20 थिंकर मिल जाएंगे जिन्होंने अलग अलग बात बोली है एक कंसेप्ट। इक्वालिटी का कंसेप्ट उठा के देखो, सेम वही पंगा, ठीक है। एक जस्टिस उठा के देखो, सेम वही, सेम प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये लेक्चर, बिकॉज हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए, और उसमें मैं समझती हूँ कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है अच्छी कट ऑफ लेके आना, बिकॉज 150 में से 120 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं तब आके आपको जेआरएफ मिल रहा है। तो डेफिनेटली टफ तो है। और साथ ही साथ मैंने पिछले कुछ हफ्ते में, ठीक है, आपको बताया कि 100 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मैंने बोला था कि अभी से ही ये 25 टॉपिक है, ये 25 आपको लिस्ट दे रही हूं मैं, जो आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना शुरू करना है। अब मैंने आपको फिर ये भी बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी में कैसे 7 दिनों में पॉलिटिकल थ्योरी प्रिपेयर करने हैं, और अब हम आ गए हैं प्रॉपर लेक्चर वाले मोड में, ठीक है। तो आज हम करेंगे 10 स्टेटमेंट, और 10 में से मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 6 एंड स्टेटमेंट नंबर 9 आप गेस नहीं कर पाओगे कि थिंकर कौन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी। आई एम योर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा, और आई एम ऑल्सो परसुइंग माय पीएचडी। सो अगर आपको दुख दर्द पीड़ा कोई भी डाउट है अपना यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च थिंक टैंक एडमिशन, कोई भी किसी भी चीज़ का डाउट है, सिनॉप्सिस कैसे लिखनी है, थीसिस कैसे लिखनी है, रिसर्च पेपर, उस सब के लिए आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम में चैनल है @discoverstudy, उसे ज्वाइन कीजिए, एसोसिएटेड ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए क्वेरीज के लिए। और अगर आपको यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के फ्री नोट्स चाहिए, उसके लिए आप डिस्कवर स्टडी की ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें मेरा कोर्स है ऑल यूनिट नोट्स का, जिसमें मैंने यूनिट 1 का कोर्स फ्री कर रखा है। साथ ही साथ जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने टेस्ट नंबर 1 हर एक सीरीज में फ्री कर रखा है। तो आप एटलीस्ट वो फ्री कंटेंट देखिए, और मुझे पता है कि आपको पक्का पसंद आएगा, क्योंकि ऑल यूनिट नोट्स 130 से भी ज्यादा लोगों ने परचेज कर चुके हैं, ठीक है। तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, और डिस्काउंट के लिए एक स्पेशल कूपन है, वो जाके आप चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। आपको पार्टिसिपेट भी करते रहना है, वीडियो लाइक भी करते रहनी है, राइट। स्टेटमेंट नंबर 1 है इट्स अबाउट लिबर्टी। लिबर्टी टॉपिक हर बार आता है, ठीक है। सो टॉपिक है लिबर्टी का, स्टेटमेंट है कि लिबर्टी हैज 2 फेसेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो ये स्टेटमेंट किसने कही है, ठीक है। सो इसमें 2 फेसेस ऑफ लिबर्टी, राइट। सो ये किसने कहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। जब तक आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। सो जब भी हम लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम 2-4 चीजों को मद्देनजर रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब रहता है स्वतंत्र रहना। स्वतंत्र रहने का मतलब क्या है, अब जो मन में आए क्या मैं वो कर सकती हूँ, हाँ या ना। क्योंकि हमारे पास एक तो नेचुरल लॉ है, एक हमारा लीगल लॉ है, राइट। तो अगर मेरा मन में आया तो क्या मैं न्यूक्लियर प्लांट लगा सकती हूँ, ठीक है, कोई क्या मैं क्या बोलते हैं गन्स की फैक्ट्री लगा सकती हूँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो आप बोलोगे कि फिर मैं कैसे लिबरल हूँ, कैसे मैं फ्री हूँ, कैसे मैं स्वतंत्र हूँ, आप मुझे बताइए। सो जब हम लिबर्टी को पढ़ते हैं तो 2 तरीके की लिबर्टी होती है, कुछ कंसेप्ट होते हैं। तो हम समझते हैं स्टेट का रोल
और हमारे कितनी लिबर्टी है और कितना लाइसेंस है, यानी कि अथॉरिटी वर्सेस लिबर्टी। हम समझते हैं कि लिबर्टी कितनी, उतनी क्या जितनी हमें स्टेट ने दे रखी है कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, या फिर ये लिबर्टी आपकी मतलब अनलिमिटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, इस पे कंस्ट्रेंट है जो कि स्टेट लगाता है ताकि एक ऑर्डर बना रहे, राइट, और एक व्यवस्था बनी रहे, राइट, इस वजह से। जब आप लिबर्टी को पढ़ते हो पॉलिटिकल थ्योरी में तो दो तरीके से पढ़ते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, iOS पता है ना, एप्पल के अंदर iOS सबको पता है, राइट। तो आई का मतलब मैं, कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। ओ का मतलब मुझे क्या चाहिए, कि कोई मुझे, अदर्स, ओ का मतलब अदर्स मेरे पे कंस्ट्रेंट, रुकावट ना डाले। एस का मतलब टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए। तो जिस भी लिबर्टी के कंसेप्ट में हम अदर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर मैं कैसे फ्री हूं, कि कोई और मुझे तंग नहीं कर रहा, कोई और मेरे बीच में रास्ता नहीं काट रहा या मुझे परेशान नहीं कर रहा, तब मैं सोचती हूँ कि मैं फ्री हूँ, ठीक है। नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या बोलता है। और ये अदर्स क्या है, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये अदर्स में किसको स्टडी करता है, स्टेट को, कि कोई और तुम्हारी फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है तब तुम फ्री हो। दैट इज नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव स्टेट को एज अ विलन नहीं देखता। पॉजिटिव देखता है कि यार देखो स्टेट जो भी कर रहा है अल्टीमेटली इसलिए कर रहा है ना कि ताकि सब लोग एक लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहे, एक दूसरे की हेल्प करे, काइंड ऑफ ये वाली सिचुएशन आपका पॉजिटिव समझता है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है। तो वो स्टेट को एज अ फैसिलिटेटर देखता है, बोलता है स्टेट तो यार हमारी हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में। और किसमें हेल्प कर रहा है स्टेट, आपका स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, वो ये बोलता है। तो ये बोलता है कि पॉजिटिव लिबर्टी में iOS में से ओ हट जाता है, ठीक है। तो किस पे कंसंट्रेशन होता है, कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और इसमें स्टेट का क्या है, एक पॉजिटिव रोल है आपके डेवलपमेंट में, आपके वेलफेयर में, एक फैसिलिटेटर का रोल है। अगर स्टेट नहीं होता तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और ये कंसेप्ट कि लिबर्टी हैज टू फेसेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दिया था ईसा बर्लिन ने, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी बुक थी, क्या वो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी थी, येस और नो। और अब आप मुझे बताइए कि लिबर्टी को, पॉजिटिव लिबर्टी के कौन कौन प्रोपोनेंट्स हैं और नेगेटिव लिबर्टी के कौन कौन प्रोपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। तो मेरी क्लासेस में आपको जब भी आना है तभी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए आना है, ठीक है। बिल्कुल धूम धड़ाका मचा के आना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, कमेंट सेक्शन भर दो आंसर दे दे के, राइट। ये क्वेश्चन आएगा और मैं हमेशा क्वेश्चन ओरिएंटेड ही करा रही हूँ, ठीक है। मेरा जितना भी अभी मैं करा रही हूँ ना, मेरा पर्सपेक्टिव ही यही है कि यार आपको ना क्वेश्चन मैं कवर करा दूं, क्योंकि ये देखो कंसेप्ट जो है पॉलिटिकल थ्योरी का मैं ऑलरेडी 2 बार करा चुकी हूँ, पूरा सिलेबस, बेसिक एडवांस सब कुछ फ्री में यूट्यूब में ही अवेलेबल है, ठीक है ना। सेकेंड मेरा स्टेटमेंट है, जस्टिस इज फेयरनेस चूजन फ्रॉम बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि इसमें एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन इस स्टेटमेंट को पूरे अच्छे से समझते हैं, दीज आर इजी ना, ये तुम कर लोगे, देखते हैं 5th 6th कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। कि जस्टिस क्या है, देखो किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का जो सबसे पहला गुण है वो क्या है, जस्टिस है। कौन बोलता है ऐसा, जॉन रॉल्स बोलते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट जॉन रॉल्स की है, एग्जैक्टली ये है। मैंने इतनी जल्दी आंसर क्यों बता दिया, क्योंकि उन्होंने ही कंसेप्ट दिया था वेल ऑफ इग्नोरेंस का। उन्होंने ये बोला था कि देखो जब हमें पता होता है कि यार समझ लो 10 नंबर हैं, ठीक है, समझ लो मैंने एक शर्त लगा रखी है और मैंने बोल रखा है कि यार देखो मैं 10 चिट्स फोल्ड कर रही हूँ और अगर 3 नंबर आएगा, जो भी मैं चिट उठाऊंगी उसमें 3 नंबर आएगा तो मैं जीत जाऊंगी, और मैं अगर जीत गई तो मुझे मिलेंगे समझ लो 1000 रुपए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं हर वो साम दाम धन भेद हर एक कोशिश करूंगी कि मैं जीत जाऊं, चाहे मैं चीटिंग करके क्यों ना जीतूं। तो क्या ये मेरा जीतना फेयर हुआ, नहीं ये फेयर नहीं हुआ। तो क्या ये बाकियों के प्रति जस्टिस हुआ, नहीं हुआ। तो अगर ऐसे हम सोसाइटी में रहेंगे तो क्या ऐसी सोसाइटी जस्ट सोसाइटी होगा, नहीं होगी। क्या ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस जस्ट इंस्टीट्यूशंस होंगे, नहीं होंगे। तो फिर मैं कैसे इंश्योर करूं, हो सकता है ना कि जो कानून बना रहा है वो ऐसा कानून बना दे कि उसी के फेवर में हो चीजें, आपके फेवर में ना हो। तो मैं कैसे इंश्योर करूं कि फेयर कोई कानून बने, ठीक है, कोई इम्पार्शियलिटी ना हो, ठीक है, कोई मैं भेदभाव नहीं करूं, कोई फेवरेटिज्म ना हो, ठीक है। तो मैं कैसे इसे इंश्योर करूं। तो उन्होंने बोला कि देखो
चीटिंग हम जब भी करते हैं तब हमें पता होता है कि यार अगर हम ये ऐसा होने वाला है, यहाँ पे अगर हम अभी से ही कुछ करामात कर दे तो रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाएगा। बट सपोज आपको पता ही ना हो, आपको यही ना पता हो कि यार मैंने ना ऐसी कोई शर्त लगाई है जिसमें 3 नंबर में डालूंगी तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। मुझे यही नहीं पता हो कि मेरे को सिर्फ ऐसे बोले कि यार ये इसमें से एक चीज चिट चूज कर लेना, और मेरे को पता ही ना हो ये यार ये चिट वही चूज हो रही है जिसमें मैंने पैसा लगाया है। ना तो मुझे शर्त के बारे में पता है, ना मैंने चिट के बारे में पता है, मुझे बस ऐसे दोस्तों ने बोला यार ये देख 10 पेपर है, कोई एक चूज कर, तो मैंने ऐसे चूज कर लिया। अब इसमें क्या था, इग्नोरेंस, मेरे आंखों के आगे क्या आ गया था, इग्नोरेंस का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो उस समय मैंने जो चूज किया वो निष्पक्ष था, ठीक है। अब क्योंकि वो निष्पक्ष था तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जस्टिस, क्योंकि अब मैंने फेयर डिसीजन लिया है, सबको इक्वली चांस मिला है, तब आपका फेयर है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जस्टिस फेयरनेस इज फेयरनेस चूजन, कब चूज करते हो, फ्रॉम बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 है राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स, ठीक है। अब ये ऐसे हैं कि जो नेचुरल राइट को बोलते थे ना कि यार मेटाफिजिकल है यार, नेचुरल राइट क्या, ये क्या होता है नेचुरल राइट, हम हमेशा लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है। जब हम साथ में रह रहे हैं हमने साथ में कानून बनाया, ठीक है, लीगल कुछ चीजें बनाई हमने, और इस लीगल चीजें बनाने के चक्कर में हम लोग एक सिस्टम हमने बनाया है जिसके अंदर कानून है, कानून हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये वाले राइट्स सही हैं। ये नेचुरल राइट्स क्या है, ये तो मेटाफिजिकल है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ऐसे नॉनसेंस है। इस तरीके से इन्होंने बात करी। इन्होंने क्यों बात करी, क्योंकि ये पर्सन, हिंट दे रही हूँ, ठीक है, अब आंसर बता देना। ये पर्सन बिलीव करते थे उपयोगितावाद, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि जितने ज्यादा लोगों का भला हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज सही है। अगर कोई मैं ऐसा कानून बना रही हूँ जिसमें 10 लोगों का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, तो कोई बात नहीं, जितने नंबर की खुशी, ठीक है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, वही हैप्पीनेस है, ठीक है। इन्होंने बोला कि रियलिटी में जो राइट्स है ना वो कानूनी रूप के एक स्ट्रक्चर में गढ़े जाते हैं, और बिना कानूनी बैकिंग के, बिना स्टैट्यूटरी बैकिंग के जितने भी नेचुरल लॉ ये वगैरह ये हैं, वो सिर्फ इच्छाएं होती हैं, कुछ एनफोर्स नहीं किया जा सकता, कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले कानून नहीं बन सकते बिना कानूनी बैकिंग के। अब हम जल्दी जल्दी 5th तक पहुंच रहे हैं, लेट्स सी आपको आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट है पावर इज गेटिंग बी टू डू व्हाट बी वुड नॉट अदरवाइज डू, ठीक है। अब ये किसने बोला है, ये पावर को डिफाइन करते हुए बोला गया है, ठीक है। तो पावर को डिफाइन करते हुए ये बोला गया है कि देखो पावर क्या होती है, पावर ये होती है कि मैं ए हूं, ठीक है, आप हो, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको मैनिपुलेट करूं, मैं आपका जो मन नहीं कर रहा था आपको ऐसे मैनिपुलेट करूं कि अब आप वही करें। क्यों करें, क्योंकि क्या आप चाहते थे, नहीं, आपका तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा मैं चाहती थी, राइट। और इसी को ही हम बोलते हैं पावर। अब ये इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो पावर है ना, ऐसे हवा में एक पर्सन के साथ पावर नहीं घूम रही कि हाँ भाई सुपरमैन है, मेरे पास शक्तियां हैं तो मैं उड़ रही हूँ, ये वाली पावर नहीं है। सोसाइटी में पावर रिलेशनल होती है, एक किसी के संदर्भ में होती है, रिलेशन में होती है, राइट। और बिहेवियर से वो झलकती है। सपोज अगर मैंने आपसे वो करा लिया जो आप नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो दैट मीन्स आई एम पावरफुल, ठीक है, चाहे मुझे लड़ना आता ना हो, ठीक है, मैं बहुत कमजोर सी हूँ, ठीक है, अगर लड़ना नहीं भी आता होगा तो भी मैं पावरफुल हूँ। तो पावर का जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, रिलेशन में एंड बिहेवियर में। और ये इन्होंने कब बोला, ये तब बोला जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे पावर को और अपने कंसेप्ट पॉलियार्की को, कि देखो आपका प्लूरलिज्म ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी में सब लोग सेम जैसे नहीं है, प्लूरलिज्म है, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग यूनिट्स में पावर डिवाइडेड है। नॉट नेसेसरी कि सबके पास सेम पावर है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। और जब हम इन ग्रुप्स की अलग अलग स्टडी करते हैं कि किसमें क्या पावर डिवाइडेड है, तब हमें पता चलता है कि पावर एक्चुअली में है क्या, राइट। कि एक की कैपेसिटी, क्षमता दूसरे से वो कराने की जो वो नहीं करना चाहता था, एंड दैट इज रॉबर्ट ए ढाल, ठीक है। रॉबर्ट ए ढाल की मुझे एक बुक का नाम आप बता देंगे तो बहुत ही कृपा होगी आपके पेपर के लिए, मेरे लिए नहीं, राइट। नेक्स्ट डिफिकल्ट वन, ठीक है, 5th वन, सोवन पावर इज एब्सोल्यूट एंड इनडिविजिबल, ठीक है।
सो सोवर्ण पावर, ठीक है, संप्रभु जो शक्ति है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जो आप करना चाहते हो आप करो, आप पे कोई रोक टोक नहीं करेगा, आप पे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं करेगा, और ना ही आप किसी को कर पे कोई डोमिनेंस कर सकते हो। तो ऐसी पावर क्या है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब जो आप चाहो करने वाला, ठीक है, और इनडिविजिबल। सो सोवर्ण पावर इज एब्सोल्यूट। इतना अगर मैंने लिखा होता तो आप इजीली ऑप्शन में से चूज कर लेते, लेकिन इनडिविजिबल अब किसने कहा है और ये क्यों कहा है, इसे बताओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक पर्सन थे, उन्होंने एक शब्द, क्योंकि आंसर ये पर्सन का नाम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट में बताऊंगी मैं, ठीक है, आप गेस करो तब तक। इन्होंने एक कंसेप्ट, हिंट, ठीक है, इन्होंने एक कंसेप्ट को गढ़ा, उस कंसेप्ट का नाम था मॉडर्न सवरैनिटी, ठीक है, मॉडर्न सवरैनिटी। तो सवरैनिटी, मॉडर्न सवरैनिटी का मतलब क्या है कि जो स्टेट की पावर है वो सबसे ऊपर सुप्रीम है, परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब हमेशा चलने वाली, क्या है, एक अथॉरिटी है। पावर नहीं बोला, अथॉरिटी बोला है। अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर बैक्ड बाय लॉ, पावर बैक्ड बाय लेजिटिमेसी, पावर एक्सेप्टेड बाय पीपल, बाय लॉ, ठीक है, और ये किसी और से शेयर नहीं की जा सकती। अब इन्होंने एक नई जो थ्योरी थी वो इंट्रोड्यूस की थी, लेक्स सिक्स लिब्रे डेले रिपब्लिक, यानी कि द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। सो इससे मतलब क्या होता है, वैसे इसको ऐसे बोलते हैं, ले सी लिब्रे डेले रिपब्लिक, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ले सी लिब्रे, ले बुक्स को बोलते हैं फ्रेंच में। सो द 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिक 1576 में आई थी, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि देखो फ्रांस ना रिलीजन के वॉर में ना कहीं फंस रखा है, राइट। सो आई हैव माई ओन नोट्स। इन्होंने बोला कि अगर इसको स्टेबलाइज करना है, एक आपको मुझे स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, तो वो गवर्नमेंट सुप्रीम होनी चाहिए, उसकी सब सुनने चाहिए, वो हमेशा उसकी पावर कभी कम नहीं होनी चाहिए, चलते रहनी चाहिए। लेकिन बाय एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं था कि वो कुछ भी करे। उनके लिए डेफिनेटली एक वो था कि मोरालिटी के जो आपके नॉर्म्स हैं उसके अंदर रह के आप कुछ भी करो, राइट। मोरालिटी के नॉर्म्स मैटर करते हैं, राइट। मोरालिटी इन्होंने बोला था, राइट। इस मॉरल और नेचुरल लॉज इनके लिए मैटर करते हैं। और इन्होंने सोवरेनिटी को क्या बोलता कि सबसे ऊंचा एब्सोल्यूट और परपेचुअल पावर है सिटीजन्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, एक किसी भी कॉमनवेल्थ में। सो अब ये पर्सन कौन है? अगर सोवरेन पावर का मतलब ये नहीं है कि पावर को, कि आप किसी को पावर दे रहे हो और वो मिसयूज कर रहा है, नहीं। दिस इज जीन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप आप नेक्स्ट भी नहीं पहचान पाओगे, आई कैन बेट, राइट। 5th वाला आई थिंक जिस इसको सही हो रहा है मुझे बताओ, ठीक है। 6th वाला, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म्स इन अ बुर्जुआ पब्लिक स्फेयर, राइट। सो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो बनते हैं बुर्जुआ पब्लिक स्फेयर में। सो व्हाट इज बुर्जुआ पब्लिक स्फेयर? सो इन्होंने बोला था कि 17th और 18th सेंचुरी में एक थोड़ा सा बदलाव आ गया है। तो हमने इनसे पूछा भाई क्या बदलाव आ गया है? इन्होंने बोला कि जो अब लोग हैं ना वो क्या कर रहे हैं, वो एक आइडियल टाइप के आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं भाई? जैसे लोग होते हैं, लोग बुर्जुआ जो सोसाइटी है, अब क्योंकि वो थोड़ा अवेयर हो गई है, एनलाइटन हो गई है, रेनेसेंस के बाद वाला टाइम है, तो वो ना एक रैशनल क्रिटिकल डिबेट में आपका आ गई है। रैशनल यानी कि लॉजिकल एनालिटिकल एक डिबेट काइंड ऑफ सिनेरियो में आ गई है। वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं कॉफी हाउसेस में, सलोन्स में, ठीक है, प्रिंट में हमें दिख रहे हैं। और ये सारी चीजें हेल्प करती है हमको बनाने में एक पब्लिक ओपिनियन जो कि एक आइडियल है, जो कि बेसिकली आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि पब्लिक के जो ओपिनियन है ना, कि वो कैसा सोचते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो एक बुर्जुआ पब्लिक स्फेयर बना देता है, जिसमें आपके पब्लिक ओपिनियन एक रैशनल क्रिटिकल स्फेयर बन जाता है, जहां पे सारी डिबेट्स होती हैं। और ये इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ये बात कर रहे थे कि लेजिटिमेसी, ठीक है, लेजिटिमेसी का क्या है, कोई कंसेप्ट है क्या, कोई थ्योरी है क्या, मुझे बताइए। सो ये दिस बिलोंग्स टू जर्गन हैबरमास, राइट। क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते भी हैं तो मुझे बताओ कौन से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, कौन से लेवल के हैं, कौन से स्कूल के हैं, ये मुझे बताइए। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सिविल डिसोबीडियंस इज अ मॉरल ड्यूटी अगेंस्ट अनजस्ट लॉज। आपको लगेगा यार ये तो गांधी जी हैं, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि गांधी जी इंस्पायर क्यों हुए थे इन पर्टिकुलर पर्सनालिटी से। हम पढ़ते हैं ना गांधी जी
इंस्पायर हुए थे बहुत सारे लोगों से, लेकिन अभी आपको पता चलेगा सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, कि हम अगर अनजस्ट कुछ ऐसे है कि जस्ट नहीं है, जस्टिस से भरे हुए कानून नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको इन कानून को मानेंगे ही नहीं। सिविल डिसोबीडियंस इज अ मॉरल ड्यूटी, आपकी नैतिक धर्म बनता है कि आप माने ना ऐसे अनजस्ट कानून को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला था कि देखो नॉन कॉपरेशन ही एक वो तरीका है जो लोगों को मजबूर कर सकता है और लोगों को अनजस्ट लॉज से मतलब छुटकारा दिला सकता है, कोई और चीज नहीं कर सकती। सो हु वाज दैट पर्सन, ठीक है, गांधी जी क्यों इंस्पायर थे इनसे, इसीलिए, एंड दिस वाज थोरू, H.G. थोरू, राइट। नेक्स्ट है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप रिक्वायर्स ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, ठीक है। ये बहुत इजी है, अगर आपने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। इन्होंने सिर्फ इतना सा बोला है कि अगर आपको मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप चाहिए, क्योंकि अभी आजकल क्या है, जैसा आपके धार ने बोला था कि जो पावर है वो डिवाइडेड है विद इन सोसाइटी, तो ऐसी सोसाइटी में सबके पास अगर आपको चाहिए कि सबके हम टॉलरेंस हो, सबके राइट्स को हम रिस्पेक्ट करें, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स। हमें ये सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि हर एक ग्रुप के अपने रिक्वायरमेंट्स है और उसके हिसाब से उनकी अपनी ड्यूटी है, उसके हिसाब से उनके ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स होने चाहिए, तभी आप एक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप दे पाएंगे, राइट। और ये किसने बोला था, ये इन्होंने बोला था विल किमलिका ने। क्यों बोला था, ताकि जेन्युइन आपकी इक्वालिटी आ सके। और कैसी इक्वालिटी, लिबरल इक्वालिटी, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 9 जो है वो मुझे लगता है कि आप नहीं पहचान पाओगे, बट कुछ स्मार्ट लोग पहचान पाएंगे, राइट। स्टेटमेंट इज द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन इज की टू आइडेंटिटी। आई थिंक अगर आप बुक्स एंड ऑथर अच्छे से पढ़ते हो तो आपने पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन और आइडेंटिटी ये दो शब्दों से ही समझ लिया होगा। सो जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की, तो दिस इज अंडरस्टूड कि मैं बात कर रही हूँ मल्टीकल्चरलिस्ट की किसी, ठीक है, और मैं आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ। तो रिकॉग्निशन क्या है, वो बोलते हैं कि रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि मैं दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, चाहे मेरे को, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, बट मेरे में एक सर्टेन लेवल ऑफ टॉलरेंस है, सहिष्णुता है। सो दैट्स वाई हम हर एक इंडिविजुअल को एज अ इंडिविजुअल को अगर हम उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट से देखें, अगर हम उनकी यूनिक आइडेंटिटी वाइज देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, बेसिकली इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हो आप, नेगेटिव में भी, बिकॉज समटाइम्स पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन के आसपास बहुत पॉलिटिक्स होती है, एंड समटाइम्स पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की वजह से स्पेशल राइट्स ग्रांट किए जाते हैं सो दैट एक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप आपके पास आए, राइट। एंड दिस पर्सनैलिटी इज, और ये कहाँ होता है, प्लूरल सोसाइटी में, राइट। एंड दिस पर्सनैलिटी इज चार्ल्स टेलर, राइट। अच्छा, जब भी मैं चीजें बोलती हूँ ना कि भाई प्लूरल सोसाइटी, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, राइट, स्पेशल डिफरेंशिएटेड राइट्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, प्लीज इन पे फोकस किया कीजिए, बिकॉज तभी आप कुछ चीज ढंग से कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको रहेगा। लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द डे। अब मुझे बताना ये सीरीज आपको कैसे लगी, ताकि मैं कल और स्टेटमेंट ज्यादा लेके आऊँ, राइट। क्योंकि अभी मैं एक देख रही हूँ कि आपको ये चीज पसंद आ रहा है, इस तरीके से पढ़ना सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि जब हम एक टॉपिक लेके बैठते हैं, एक थिंकर को पूरा उसकी हर चीज घिसते रहते हैं ना, लिटरली वो बहुत बोरिंग होता है, ना ही समझ में आता है, राइट। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऐसे टॉपिक करके पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए लास्ट स्टेटमेंट, अथॉरिटी रेस्ट ऑन ट्रेडिशन, करिश्मा एंड लीगैलिटी। ये बहुत ईजी है क्योंकि इन्होंने अथॉरिटी को डिफाइन किया है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई देखो अथॉरिटी होती है 3 तरीके की, राइट। आपके 3 तरीके क्या है, ट्रेडिशन, करिश्मा एंड लीगैलिटी, राइट। और ये 3 तरीके की अथॉरिटी कौन बोलते हैं, मैक्स वेबर, ठीक है। और कौन बोलेगा, मैक्स वेबर। ये वही वो है जो बोलते हैं कि स्टेट को ही अधिकार है आप पे यूज ऑफ फोर्स करने का, ठीक है। यूज ऑफ फोर्स आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकता है, लोग क्या करेंगे, ओबे करेंगे। क्यों करेंगे आपको, क्यों, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी रेस्ट ऑन ट्रेडिशन, क्योंकि वो उस ट्रेडिशन को मानते थे और आप उसी को आगे लेके चल रहे हो, इसलिए आपको फॉलो करेंगे। करिश्मा, क्योंकि कोई एक अच्छा लीडर है, पर्सनल उसका कुछ डिवोशन है, पर्सनल उसकी क्वालिटीज है, इस वजह से। एंड तीसरा किस लिए करेंगे आपको फॉलो, बिकॉज आपकी जो अथॉरिटी है इट रेस्ट अपॉन लीगल रूल्स, ठीक है। और लीगल रूल्स को हर कोई फॉलो करता है, राइट। सो
दैट्स इट फॉर द डे। बट आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मुझे बताइए आपको कल इसी चीज को कंटिन्यू करना है, इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगी, फिर मैं लिस्ट ऑफ ट्रीटीज लेके आऊंगी इन्वायरमेंट वाले, फिर लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी। इस तरीके के ना अलग अलग टॉपिक्स हम मिक्स मैच करके देखेंगे, क्योंकि हमारे चैनल में ऑलरेडी मैंने हर एक यूनिट पे डिटेल लेक्चर बना चुकी हूँ, राइट, एक्सेप्ट यूनिट नंबर 10 और 9 का हाफ, जो कि मैं अभी इस बार करा दूंगी, राइट, सो दैट आपको ना एक ओवरऑल आइडिया मिले कि भाई देखो एक यूनिट को अच्छे से करने से मेरा पेपर नहीं होगा, हो सकता है उस यूनिट से 3-4 ही क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही हल्के से क्वेश्चन हो कि नहीं भी पढ़ते तो भी वो आप कर लेते, बट इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली अगर मैं पढ़ूं तो क्या पता मेरे चांसेस ज्यादा हों। सो दैट्स वाई मैं एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, बट डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कराएगा। और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कर करके ना मेरा दिमाग खराब कर दो क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि आई एम हैप्पी टू आंसर, ठीक है ना, आई एम वेरी मच हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। बाकी ऑल यूनिट नोट्स जरूर बाय करना, ऐप में से बहुत ही बढ़िया है, अगर 130 लोगों ने लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और कंप्लीट कोर्स भी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप खुद से कोर्स नहीं करना चाहते, तो एक कोर्स ले लो ना जिसमें वीडियो लेक्चर्स हो 100, आपके पास नोट्स हो, आपके पास टेस्ट सीरीज हो, सब माल एक जगह पे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में पेपर 1 भी इंक्लूडेड है, और पूरा वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा जैसे यूजीसी नेट में होता है, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर बट मार्क फॉर रिव्यू, नॉट आंसर, वो सब मिलेगा, सो दैट प्रिपरेशन अच्छे से हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस है, ताकि मुझे पता चलेगा वीकनेसेस, तभी तो मैं आगे आपको लेक्चर दे पाऊंगी उस पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।